नमस्कार। आज हम दो ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं पर बात करने वाले हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने खौफनाक इरादे छिपे हो सकते हैं और कैसे चाहे कोई कितनी भी चालाकी कर ले, फॉरेंसिक साइंस आखिरकार सच बाहर निकाल ही लाता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम इन पहलुओं पर बात करेंगे। पहले अलीगढ़ का एक जानलेवा अफेयर, फिर एक खौफनाक वैलेंटाइन डे मर्डर, उसके बाद दिल्ली में रची गई एक फर्जी आत्महत्या की कहानी, एक अपराधी का ऐसा काला अतीत जो होश उड़ा देगा, और आखिर में इन सब का खौफनाक अंजाम। चलिए सबसे पहले चलते हैं अलीगढ़। ये हमारा पहला मामला है, एक जानलेवा प्रेम प्रसंग। बात जनवरी 2016 की है। 17 जनवरी को 20 साल के अलाउद्दीन की तरन्नुम नाम की लड़की से बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक खुशहाल नई शुरुआत जैसा लग रहा था। लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही शादी के मुश्किल से 15-20 दिन बाद तरन्नुम बार बार अपने मायके जाने की जिद करने लगती है। फिर आता है 14 फरवरी का दिन, जब एक जानलेवा हमला होता है और महज 2 दिन बाद 16 फरवरी को अलाउद्दीन की मौत हो जाती है। जरा सोचिए, 1 महीने से भी कम वक्त में एक नई शादी का इतना खूनी अंजाम कैसे हो सकता है? इसके पीछे का राज बहुत ही सस्पेंस भरा है। हुआ ये कि तरन्नुम के बार बार मायके जाने और फ़ोन पर घंटों लगे रहने से अलाउद्दीन को गहरा शक होने लगा था। तो एक दिन जब तरन्नुम नहाने गई, अलाउद्दीन चुपके से अपने ही बेडरूम में पलंग के नीचे छुप गया। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना। वहाँ छिपे छिपे उसने जो सुना, उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। तरन्नुम अपने प्रेमी शाहिद से फोन पर बेफिक्र होकर बातें कर रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब अलाउद्दीन ने बाहर निकलकर उसे रंगे हाथों पकड़ा। बजाय घबराने के, तरन्नुम ने इतनी चालाकी दिखाई कि बातों में उलझाकर अलाउद्दीन को ही मना लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, वैलेंटाइन डे मर्डर। तरन्नुम ने ऊपर ऊपर से तो पति का भरोसा जीत लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी, और इसके लिए जो दिन चुना गया वो था 14 फरवरी। इस साजिश का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा वो मांग थी जो तरन्नुम ने अपने प्रेमी शाहिद से की। जब शाहिद ने उससे पूछा कि उसे वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट चाहिए, तो पता है उसका जवाब क्या था? मुझे अलाउद्दीन का सर चाहिए। ये बस एक लाइन दिखाती है कि वो किस हद तक जाने को तैयार थी। और फिर 14 फरवरी की शाम को इस खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दिया गया। अलाउद्दीन अपनी पत्नी तरन्नुम को लेकर बाइक से घर लौट रहा था। तभी एक सुनसान रास्ते पर शाहिद और उसके साथी मुस्तकीम ने पीछे से आकर अपनी बाइक अलाउद्दीन की बाइक में दे मारी। जैसे ही अलाउद्दीन सड़क पर गिरा, शाहिद ने सीधा उसके सिर में गोली मार दी, और इसके ठीक बाद तरन्नुम वहीं सड़क पर बैठकर चीखने, चिल्लाने और रोने का नाटक करने लगी, ताकि सबको लगे कि ये एक आम लूटपाट या एक्सीडेंट है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। एक चश्मदीद गवाह सामने आ गया और पूरा खेल पलट गया। इंस्पेक्टर हैदर रजा जैदी ने तुरंत एक्शन लिया। तरन्नुम को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस का दबाव इतना बढ़ा कि 19 फरवरी को शाहिद ने भी सरेंडर कर दिया, और बाद में 8 मार्च को मुस्तकीम को भी दबोच लिया गया। इसके साथ ही इस पूरे मामले में हत्या यानी धारा 302 के चार्ज लगा दिए गए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जो दिल्ली का मामला है, एक फर्जी आत्महत्या की कहानी। तारीख थी 24 मार्च 2016। एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। कपिल शर्मा नाम का एक आदमी अपनी 27 साल की पत्नी पार्वती को बेहोशी की हालत में लेके भागता हुआ आता है। कपिल का दावा था कि उसकी पत्नी ने घर के पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली है। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने पार्वती के शरीर को देखा, उनके दिमाग में तुरंत घंटी बज गई। क्या ये वाकई आत्महत्या थी? क्योंकि शरीर पर जिस तरह के चोट के निशान थे, होंठ कटे हुए थे, और गले पर जो फंदे का निशान था, वो आत्महत्या के किसी भी नॉर्मल केस से बिल्कुल अलग लग रहा था। यहीं पर फॉरेंसिक साइंस ने अपना काम किया। कपिल के दावे और क्राइम सीन की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। कपिल कह रहा था कि फांसी दुपट्टे से लगाई गई है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने देखा कि वो दुपट्टा इतना छोटा था कि उससे फंदा बन ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, जिस पंखे से फांसी लगाने की बात कही जा रही थी, उस पर धूल की एक मोटी परत बिल्कुल ज्यों की त्यों जमी थी। अगर कोई इंसान पंखे से लटकता तो क्या वो धूल वहां वैसे ही बची रहती? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबको हिला दिया। 26। जी हां, पार्वती के शरीर पर 26 चोट के निशान थे। रिपोर्ट में साफ हो गया कि मौत फांसी से नहीं, बल्कि मुंह दबाने से यानी दम घुटने से हुई थी।
ये 26 निशान साफ चीख चीख कर बता रहे थे कि मरने से पहले पार्वती के साथ कितनी बेरहमी से मारपीट की गई थी। हमारा चौथा भाग है एक काला अतीत। जब ये साफ हो गया कि ये हत्या है, तो पुलिस ने कपिल से सख्ती से पूछताछ शुरू की, और तब जो सामने आया वो और भी डरावना था। कपिल कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे गुस्से में अचानक कोई गलती हो गई हो। उसका एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। साल 2004 में उसने अपनी पहली पत्नी को जिंदा जला दिया था। उस जुर्म के लिए उसे जेल भी हुई, लेकिन अच्छे आचरण का हवाला देकर वो सिर्फ 4 साल में छूट गया। जेल से बाहर आकर वो दिल्ली शिफ्ट हुआ, यहाँ काम करने लगा और फिर एक मंदिर में पार्वती से शादी कर ली। जरा सोचिए, एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा था और उसने एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। तो सवाल ये है कि इस हत्या की वजह क्या थी, ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? दरअसल दोनों के बीच बच्चा ना होने को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। पार्वती को कई बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ा था और कपिल इस पूरी बात का दोष सिर्फ और सिर्फ पार्वती पर डालता था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा और छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। दुलिंदी के दिन असल में हुआ ये था कि कपिल शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और उसने पार्वती को बुरी तरह पीटा। आखिर में उसका मुंह और नाक दबाकर उसे मार डाला। फिर खुद को बचाने के लिए उसने बड़ा शातिर दिमाग लगाया। उसने एक तार लेकर पार्वती के गले पर रगड़ा ताकि फांसी का नकली निशान बन जाए। एक दुपट्टे को चाकू से काटा ताकि फांसी का नाटक कर सके। और तो और अस्पताल ले जाते वक्त जानबूझकर एक ऑटो रिक्शा से टक्कर का बहाना बनाया ताकि अपनी खुद की चोटों को जस्टिफाई कर सके। अब आते हैं आखिरी भाग पर, यानी सबका खौफनाक अंजाम। चलिए इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं। अगर हम इन दोनों मामलों का सार देखें तो अलीगढ़ वाले केस में मोटिव था एक छिपा हुआ अफेयर और वैलेंटाइन डे का एक खूनी तोहफा, लेकिन वो पकड़े गए एक चश्मदीद गवाह और पुलिस की चुस्ती की वजह से। वहीं दिल्ली वाले केस में मोटिव था पति का अंधा गुस्सा और अपनी कमियों का दोष पत्नी पर मढ़ना, और वहां उसे पकड़वाया क्राइम सीन के फॉरेंसिक सबूतों ने, जैसे वो बिना छुई गई धूल और गले के नकली निशान। दोनों ही मामलों में चालाकी बहुत की गई, लेकिन फरेब टिक नहीं पाया। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम असल में उन लोगों की सच्चाई को कितना जानते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं? एक आम से दिखने वाले चेहरे के पीछे क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना कई बार नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये दोनों केस हमें ये भी बताते हैं कि झूठ का पर्दा चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, जब विज्ञान और सही इन्वेस्टिगेशन अपना काम करते हैं तो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। आज हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।